Assalamu alaikum students, how are you people? Hope all of you are good. तो पिछला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में डेट वाज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या चीज़ होती है हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। इनर्शिया एक किसी बॉडी के मैस के रेलिवेंट होता है, मैस के रिलेटेड है। इट मीन्स कि किसी बॉडी का अगर मैस ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का मैस कम है तो हम कहते हैं कि इसका इनर्शिया भी कम है। ओके, तो अभी उसी के रेलिवेंट हमने फिर उसमें यह डिस्कस किया था कि अगर एक हैवी बॉडी है जिसका मैस ज़्यादा है, अगर वो मूव कर रही है तो उस मूव करती हुई को रोकना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर कोई हल्की लो यानी कि लाइट बॉडी है जिसका मैस कम है तो उसको रोकना हमारे लिए आसान है, इजी है। या एक हैवी बॉडी है जिसका मैस आपके पास ज़्यादा है, वो रेस्ट पे है, उसको रेस्ट से मोशन में लाना मीन कि उसको मूव करवाना, हरकत में लाना, ये भी हमारे लिए मुश्किल है। और लाइट बॉडी को जिसका मैस कम है उसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना भी हमारे लिए ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखें जो कि इस लॉ पे पूरा नहीं उतर रही। फॉर एग्जांपल इसके जो एक एग्जांपल यहाँ पे ये मेंशन की हुई है कि गन में से अगर आप एक बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, गन में से बुलेट फायर कर रहे हैं, जब आप फायर करते हैं जो बुलेट जो है आपके पास गोली जिसे कहते हैं उसका मैस कितना होता है, बहुत कम मैस है उसका। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, उसका मैस तो बहुत कम होता है बुलेट का, लेकिन आप उसे रोक सकते हैं इजीली? नहीं रोका जा सकता। क्यों? अब उसका मैस कम है, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया लॉ उसको इजीली रुकना चाहिए, लेकिन इजीली वो रुकती नहीं है। अब यहाँ पे मीन कि हमारे पास हमें ये प्रूव हुआ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का मैस कम होगा तो वो इजीली रुक जाएगी, और अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा वो इजीली नहीं रुकेगी। ठीक है, अब इसमें आप जो देखें कि आप क्या कर सकते हैं इसका, और इसमें जो इसके रेलिवेंट चीज़ है वो है मोमेंटम। ठीक है, अभी हम मीन के ये इसमें क्या रीज़न है कि आपके पास वो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको इजीली रुकना चाहिए लेकिन वो इजीली नहीं रुक रहा, ये होता है उसके मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको पीछे नज़र आ रही होगी, मैंने लिखी हुई है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी बॉडी का वो वाली क्वांटिटी जो कि उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से होती है, दोनों चीज़ों की वजह से होगी, उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल मीन का सिर्फ यहाँ पे मैस का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ मैस अगर ज़्यादा होगा या कम होगा ये इनर्शिया तो है, लेकिन बॉडी को रोकना या चलाना वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो मोमेंटम पे करेगा। मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम वी रिप्रेजेंट मोमेंटम पी, मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस को अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? मोमेंटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। यहाँ पे देखें मोमेंटम मीन के प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम की डेफिनेशन बुक पे आपके ये वाली लिखी हुई है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करें ज़रा कि वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनका ये मोमेंटम और मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उनका मोमेंटम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का मैस कम है, जिस तरह बुलेट की मैंने एग्जांपल दी, उसका मैस तो कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका मोमेंटम फिर क्या आ जाएगा? ओवरऑल ज़्यादा आ जाएगा। समझ आई बात की? एक इसका आप अपोजिट एग्जांपल है, ट्रक लें, हैवी लोडेड ट्रक है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, वो स्लो स्लो जा रहा होता है, तो उसका मोमेंटम इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है, अब मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी मोमेंटम आ जाएगा, उसका मोमेंटम फिर भी कम आएगा, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट इनका सेम ही आ जाएगा बाद में। ओके, मोमेंटम बेटा ये चीज़ जब आप मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। इनका क्या रोल है फिर मोशन में या क्या, वो अभी हम इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आगे बेटा इसका आप यूनिट देखें तो मोमेंटम का यूनिट क्या है? मोमेंटम का यूनिट होता है, देखिए मैस का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास क्या यूनिट आ जाएगा मोमेंटम का? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द यूनिट ऑफ
मोमेंटम, ये है यूनिट इसका। और इसके बाद मोमेंटम एक क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर्स वही होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, लिहाजा जो आपके पास वेक्टर्स हैं ये वाला मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। मीन के ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स वही वाली होगी जिस डायरेक्शन में मीन के वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। बोथ दीज डायरेक्शंस आर सेम। ओके जी, तो स्टूडेंट्स इसी के रेलिवेंट हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली टॉपिक का नेम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन के 3 लॉज को डिस्कस करना है, जिनमें से अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहला लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखिए हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, जनरली इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट ये है कि जब तक एक बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until no external force act on it। जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी उस वक्त तक वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, वो उसी वक्त अपनी जगह पे पड़ी रहेगी जब तक उसे कोई उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखेगा, ठीक है। मीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, जब तक हम उसे स्टार्ट करके रन नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। मीन का स्टार्ट करेंगे हम उसमें एक फोर्स लगाएंगे ना, हम खुद अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएंगे, गाड़ी का इंजन उस पर फोर्स लगाएगा, फिर वो गाड़ी क्या करेगी, आगे मूव करेगी। अदरवाइज वो रेस्ट पे ही रहेगी अपनी पोजीशन पे, वो मूव नहीं कर पाएगी। या न्यूटन्स लॉ ये भी कहता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में देखें सीधी लाइन में इसमें मूव करती जा रही है बॉडी, तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर आप फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें, या उसकी डायरेक्शन अगर चेंज ना करें आप उसको रोक लें। वैसे जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और वो बॉडी स्टॉप भी नहीं होगी, रुकेगी भी नहीं, ठीक है, रुकेगी भी नहीं और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी। व्हाई, बिकॉज इट इज ड्यू टू इट्स इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन यहाँ पे देखें, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मीन कि जब तक उस पर नेट फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही उसमें, अगर तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कोई करेंगे तो या तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी अगर वो मूव कर रही है तो, या स्टॉप हो जाएगी, ओके, रुक जाएगी। और अगर वो रेस्ट पे है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगी, अदरवाइज वो रेस्ट पे ही रहेगी। अब यही प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी, इनर्शिया की डेफिनेशन भी, इनर्शिया भी इसी के एलिमेंट था ना, कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो चीज़ है जो कि उसकी रेस्ट को अपोज करता है या मोशन को अपोज करेगा। इनर्शिया जैसी चीज थी, इट मीन्स कि इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे के रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। Therefore, we also can say that Newton's first law of motion is also called Newton's law of inertia। इसको हम क्या कहते हैं, law of inertia भी कह देते हैं। Newton's first law of motion is also called law of inertia, क्योंकि अगर ये अपनी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मूव है तो मूव ही करता रहा है। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ होती है, रेस्ट की फॉर्म से चेंज नहीं होती जब तक फोर्स अप्लाई ना करें। मोशन बॉडी अगर कर रही है तो वो स्टॉप नहीं होती, किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। इट मीन्स कि ये इनर्शिया की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें
देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास बस है या गाड़ी है, बड़ी बस है जिसमें बहुत से पैसेंजर फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, तो बस फॉर एग्जांपल स्पीड से चल रही है और अचानक जो उसका ड्राइवर वो ब्रेक्स अप्लाई कर देता है। ब्रेक्स जब अप्लाई करता है तो क्या होता है, जो उसमें पैसेंजर होते हैं, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, एकदम जब ब्रेक अप्लाई होती है तो वो इस तरह थोड़ा सा आगे एक दफ़ा झटका लगता है उन सबको इस तरह आगे, इसलिए कहते हैं सीट बेल्ट बांधे, ताकि वो जब ब्रेक्स अप्लाई करें तो आपको थोड़ा सा ना आपकी बॉडी आगे को जाना चाह रही होती है, लेकिन क्योंकि बस जो है वो स्टॉप हो गई है, इसलिए जो आपका नीचे वाला पार्ट है बॉडी का मेन, क्योंकि वो कनेक्टेड है बस के साथ, इसलिए हमारा जो मेन टांगे हैं, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इधर ही रहता है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है ये इनर्शिया की वजह से, क्योंकि गाड़ी पहले मूव कर रही थी, ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहा होता है, ये अपनी मोशन को क्या है कंटिन्यू रखना चाह रहा होता है, इसलिए ये मोशन हमारी कंटिन्यू रहती है और नीचे से जब बस स्टॉप होती है फिर हम यहीं पे झटके से खड़े हो जाते हैं। ओके, और यही एग्जांपल एक और जगह पे भी आती है, जब हम गाड़ी में या इसी तरह बस में या किसी और इस तरह के ट्रैवलिंग चीज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई टर्न आता है, मोड़ आता है, स्पीड से आप टर्न लेना, तो उस वक्त भी फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में है तो आपका जो जिस्म है हमारा वो इस तरह टेढ़ा होता है एक पॉइंट, ठीक है, टेढ़ा होता है। ये भी स्टूडेंट्स इसी वजह से होता है कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ा है कि बॉडी अपने स्ट्रेट लाइन में मोशन को कंटिन्यू रखती है, हमारा जिस्म क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, गाड़ी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो जब गाड़ी एकदम अचानक टर्न ले जाती है, टर्न ले लिया तो हमारी बॉडी तो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब अचानक वो टर्न आता है तो फिर इसलिए हमारी बॉडी भी फिर क्या आती है, अचानक टर्न में आ जाती है, वो इनर्शिया की वजह से ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसका सेकंड लॉ और थर्ड लॉ वगैरह जो अगले नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।